पहली बार आप सांसद बनते हैं, क्या माहौल था घर पे? या आप तो जब 11,000 11,500 काफ़ी अंतर था, 11,500 नहीं 7,225 7,200 है। इस पर एक हमने देखा था 11,000 के ऊपर कुछ हो गया। ठीक है, कुछ हो सकता है, आंकड़े में फर्क हो सकते हैं। क्या माहौल था सांसद बनने के बाद? हमारा जो बचपन है वो बहुत सामान्य परिवार में, बहुत गरीबी में भी था। एक्चुअल में हमने गरीबी की जो इंतहा देखी है कि जब आदमी को खाना ना मिले या पूरे दिन भूखा रहना पड़े तो पेट में कैसी जलन होती है, वो मैंने महसूस किया। वो लोग भी साथ में ही हैं? हाँ, मेरी बहन है। भाई? भाई नहीं, भाई वो भी और हमें बचाने की कोशिश की। मैंने देखा और मैं सो गया जबकि मैं जगा हुआ था। ठीक है, थोड़ा सा भावुक हो जा रहे हैं आप इसमें। नहीं ऐसा, ये क्या है, कभी बोलना नहीं चाहिए। तो आज मैं नहीं बोल रहा हूँ, मेरे दिन मैं बोलूँगा भी नहीं, क्योंकि आदमी को अगर ऊंचा जाना है तो मैंने पहला चुनाव लास्ट 2024 में चुनाव लड़ते हैं। काफ़ी कंपटीशन रहता है और उस बीच में उमेश नाम से कई सारे कैंडिडेट खड़े कर दिए गए। क्या माहौल बना था दमन के अंदर? मुझे बहुत बार जाना पड़ा, बहुत सारी FIR हुई। काफ़ी बार तो ऐसा था कि FIR भी नहीं होती थी और मोदी जी आ जाए, अमित भाई आ जाए या VVIP आ जाए तो मुझे जेल में रख ले। भाई आपने इनविटेशन की बात की, मुझे याद आ गया, रिकॉल हो गया। दिसंबर 19 तारीख को आपने कुछ दमन में 15 अगस्त में क्या हुआ? 19 दिसंबर, पहले 19 दिसंबर में हुआ था। 19 दिसंबर में मुझे दमन दीव का दिन था, कलेक्टर ने कार्यक्रम किया दमन डे के दिन। हाँ, और मुझे बुलाया नहीं ना, पर वो मुद्दा मुझे मतलब मैं तो 19 दिसंबर को मैं खुद का ही कार्यक्रम कर रहा था। तो जब मैं ऑफिस में आया तब मैंने मांगा कि मैं बोला इन्विटेशन आया था क्या इस बार? तो बोले नहीं आया था। तो मैं बोला अच्छा, तो ठीक है। पर मैंने भी संज्ञान लिया नहीं था क्योंकि मैं ही खुद के कार्यक्रम में लगा हुआ था और इन लोगों ने तो सरकारी कार्यक्रम 19 दिसंबर को इतने सारे कुछ किए नहीं थे। तो मैंने ऑलरेडी उसमें विरोध लेटर लिखा था कि भाई ये क्यों कार्यक्रम बंद हो गए। अब 15 अगस्त आया और मुझे मेरे स्मरण में था कि लास्ट टाइम इन्होंने मुझे जनवरी, हाँ 15 अगस्त को 15 अगस्त का था। ठीक है, 15 अगस्त का ही मुझे मिला था। अच्छा, तो मैंने 15 अगस्त 26 जनवरी 15 अगस्त नहीं 26 जनवरी, क्योंकि दिसंबर के बाद जनवरी में मुझे आज वो कंफर्म है 26 जनवरी के दिन। कंफर्म तो मैं भी था। नहीं, मुझे ऐसा लगा। आप अच्छे से समझ रहे हैं, पब्लिक को समझाइए थोड़ा सा। बीच की कड़ी क्या रह गई थी जो इनविटेशन नहीं आ पाया था आपके पास? तो लेने के बाद कोई पॉलिटिकल खिंचाव आपको ऐसा था कि नहीं ठीक है आप मेरे पाले में आ जाए? क्योंकि आपका एक चीज़ काफ़ी वायरल हुआ था, हमने देखा था कि आप बीजेपी को समर्थन दे रहे हैं। हालांकि ये क्लियर नहीं हो पाया आज तक भी, ये पब्लिक डोमेन में नहीं जा पाया। क्या था, आपने दिया था समर्थन? देखिए मैं वापस बता रहा हूँ, मुझे बुलाया गया था, दोनों तरफ से बुलाया था। मुझे कांग्रेस से भी बुलाया गया था, मुझे भाजपा से भी। भारतीय जनता पार्टी के लोग थे, उनको दरकिनार करके जो भाजपा के विरोधी थे वो आज भाजपा बन गए हैं, भाजपा बन गए हैं। तो उनकी विचारधारा से हमारी विचारधारा कभी मिली नहीं, पर हम आज भी भाजपा के विरोधी हैं। भाई एक चीज़ तो मैं ये समझना चाहूँगा और खास करके जनता को भी समझाना चाहूँगा आपके माध्यम से, विचारधारा रहता है या सिर्फ पॉलिटिक्स रहती है? कहने का मतलब ये है कि एक विचारधारा को लेकर जो बीजेपी चलती है या कांग्रेस चलती है वो सिर्फ विचारधारा पार्टी में जाने तक ही सीमित रहती है या वास्तव में विचारधारा पे काम करते हैं? जैसे हिंदुत्व हो गया किसी का, या फिर कई सारी चीज़ें होती हैं, पॉलिटिक्स होते हैं, जातिगत लेकर हो जाता है, मतलब विचारधारा पे काम। मैं वही बोल रहा हूँ। हाँ। देखिए मैं वहाँ तक रहा, फिर कांग्रेस में विशाल था तो मैंने 7 साल तक राजा भाई और विशाल के साथ कांग्रेस के भी बहुत काम किया। मैं ये सवाल कभी मैं मेंबर नहीं बना। हाँ, मैं सवाल इसलिए कर रहा हूँ कि कई सारे पॉलिटिशियन ऐसे रहते हैं विचारधारा का नाम लेकर सिर्फ किसी पार्टी में शामिल होने तक ही रहते हैं। तो ऐसा ही है ना, अभी हमारे दमन दीव में किसकी विचारधारा, किसकी विचारधारा आप बताए? कौन नेता है जिनकी विचारधारा पे अड़क है? मैं आपको 2-3 लोगों का नाम बता सकता हूँ जो वो विचारधारा पे गए। एक वासुभाई पटेल, विचारधारा तो वो होनी चाहिए ना कि अगर बाबूभाई पटेल नहीं मान रही है तो आप पार्टी मत छोड़ो, उनके साथ रहो। आज जो भारतीय जनता पार्टी में है दमन दीव में, मैं दमन दीव की बात करता हूँ, कौन है पार्टी का वो निष्ठावान? ये सारे लोगों में आप रिकॉर्ड निकालो तो 99% तो कांग्रेस ही थे।
जो नरेंद्र भाई मोदी जी के पुतले जलाने वाले लोग आज पदाधिकारी हैं। तो मैं 92 से लेकर 2006 तक ये जनसंघ के काम मैं ही करा करता था। भाजपा को खड़ा किया, हम लोगों ने खड़ा किया, हमने खड़ा किया। ये यहाँ जो भाजपा है वो हमारी बदौलत। पहला झंडा मेरे घर लगता है। भाई बाबू भाई पटेल का विचारधारा क्या है? अभी उमेश पटेल की विचारधारा राष्ट्रवादी थी, राष्ट्रवादी है और रहेगी। देश बदल रहा है और देश के साथ साथ देश की राजनीति भी बदल रही है और देश में राजनीति करने वाले लोग भी बदल रहे हैं, लोगों की सोच भी बदल रही है। नमस्ते, मैं हूं मनोज चौहान और आप देख रहे हैं सलासर न्यूज। और हमारे चैनल पे पहली बार एक ऐसे शख्सियत को लेके आ रहे हैं हम, जिनके जीवन के बारे में आपको जान के काफ़ी आश्चर्य होगा। वो किस लेवल से उठे, किस तरह से उन्होंने अपना एक राजनीतिक कैरियर शुरू किया और इस मुकाम तक पहुँचे, सारी चीज़ों पे बात होगी। आज हमारे साथ मौजूद हैं उमेश भाई, दमन से सांसद। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। नमस्कार, स्वागत। सबसे पहले सर बातचीत शुरू किया जाए इससे पहले थोड़ा सा अपने बारे में अपना परिचय दे दीजिए, अपने जीवन के बारे में, या कहाँ से हैं आप? प्रॉपर दमन से ही रहने वाले थे या फिर कहीं और से आके दमन में आपका परिवार बसा था? एक्चुअल में हमारा जो परिवार है वो दमन का ही है। ऐसे देखा जाए तो दलवाड़ा जो गांव है वो मेरा गांव है जी। और वही एक सामान्य परिवार में मैं पैदा हुआ था। और हमारे पापा के 3 भाई थे और एक बहन थी, और हम जो है हम 2 भाई और एक बहन है। तो मैं बीच में हूँ, बहन बड़ी थी और भाई मेरा एक छोटा। अच्छा, मतलब हम 3 लोग थे, मतलब भाई बहन मिलकर 3 लोग थे। तो हमारा जो बचपन है वो बहुत सामान्य परिवार में, बहुत गरीबी में बीता। एक्चुअल में हमने गरीबी की जो इंतहा देखी है कि जब आदमी को खाना ना मिले या पूरे दिन भूखा रहने पड़े तो पेट में कैसी जलन होती है, वो मैंने महसूस किया है। एक्चुअल में ऐसे देखा जाए तो मेरा परिवार सामान्य परिवार है और मेरे पापा ने वहाँ तब लव मैरिज की थी। मतलब उस समय पे लव मैरिज करना मतलब एक गुनाह हुआ करता था। तो मेरे पापा को घर से निकाल दिया गया और घर से निकालकर हमें एक झोपड़ी में, मतलब एक झोपड़ी जैसा ही बन गया हमारा घर। और मेरे पापा पढ़े लिखे नहीं थे, ना मेरी मम्मी पढ़ी लिखी थी। तो तब तो महिलाएं घर से बाहर निकलती नहीं थी। तो मेरे पापा जो है तो यहाँ पर ताड़ी निकालते थे और बैंड बजाया करते थे। तो हमारे तीनों का जो खर्चा था वो मेरे पापा बैर नहीं कर पाते थे। मतलब इतनी गरीबी थी। मैं वो दिन देखे मैंने जब आज से 50 साल पहले की बात। आज से मतलब वो 40 साल बोलता है, 40 साल की बात कर रहा हूँ मैं। अब मेरी 47 ईयर हो गई। तो मैं 7 साल का ही था। मेरा भाई तो मैं तो 5 साल का रहा होगा, मेरा भाई छोटा था मुझसे 3 साल का रहा होगा। मेरी बहन 7 साल की हो गई। तो मुझे इसलिए मेरे मामा के घर भेज दिया गया कि मैं, बड़ी बहन थी तो बहन को तो अमूमन कोई भेजता नहीं है, छोटा बेटा है तो छोटे को कोई भेजेगा नहीं। तो मैं बीच में था तो मुझे मेरे मामा के घर भेज दिया गया, क्योंकि मेरे पापा हमें तीनों को खाना नहीं खिला पा रहे थे। और वो गरीबी ने मुझे बहुत कुछ सिखाया, जबकि मुझे कभी भी मेरे मामा के घर ऐसा महसूस नहीं हुआ कि मैं मेरे मामा के घर हूँ। तब भंजों को बहुत वैल्यू थी। आज भी मैं डोरी जाता हूँ तो पूरा डोरी मुझे भंजा कहता है। पूरा डोरी जो है वो आज भी वोटिंग हुई तो दोनों बार मैं खड़ा रहा तो मुझे मेरे गांव से ज़्यादा वोट मेरे ननिहाल में मिला। तो हर एक जाति वहाँ पर, आदिवासी भी, से आते हैं। हाँ, मैं कोली पटेल समाज से हूँ। वहाँ पर आदिवासी भी है, एससी भी है, एसटी भी है। वहाँ मायावंशी के घर भी आप जाओगे तो मुझे भंजा ही कहता मैं। और मेरे खुद के मामा की जैसा ही मुझे प्यार मिला है। वहाँ आप कहीं भी चले जाओ तो वहाँ पर मैं रहा। पर मामा का घर एक मामा का घर होता है, खुद का घर वो खुद का होता है। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, आपके भाई बहन वो लोग भी साथ में ही हैं? हाँ, मेरी बहन है। भाई नहीं है। भाई तो वो भी एक ट्रेजेडी है। मेरा भाई सरकारी कर्मचारी था और वाटर सप्लाई में काम करता था। वो भी शादीशुदा था, उसके 2 बच्चे है आज भी। तो पानी देने जाता था उसको,
बहुत वो था कि गरीब कोई उसके काम से ना खुश नहीं होना चाहिए, पानी हर एक के घर पहुंचना चाहिए। तो वो मोटर ख़राब थी, तो मोटर बनाने के चक्कर में वो आदमी आए थे, तो उनको बोला कि ये जो है वो स्लैब कंपन कर रहा है तो मोटर नहीं लग सकती। उसको ऐसा लगा कि 2 दिन पानी बनी था तो आज भी बंद हो जाएगा तो आदमी को पैसा नहीं पहुंचेगा, पानी नहीं पहुंचेगा। तो मोटर लेके खुद उसको बताने गया कि ये तो हिलता ही है, और मोटर लेके जैसे इसने जंप किया अंदर चला गया। तो ये दुखद ट्रेजेडी मेरे भाई के साथ रही, वो अलग बात है। पर हमने तीनों ने बहुत गरीबी में सफ़र किया, और उस गरीबी में मैंने देखा कि मुझे अगर ज़िंदगी में आगे बढ़ाया तो उस गरीबी ने बढ़ाया, उस सारी छोटी छोटी बातों ने मुझे यहाँ तक पहुँचाया। मुझे कपड़े कभी नए नहीं मिले, मेरे पापा के शर्ट या उनमें से बनते, या तो फिर हमें दोनों को एक जैसे कपड़े मिल जाते कभी कभार। और बुक्स तो मैंने कभी नए यूज़ ही नहीं किए, वो मेरी बहन के बुक्स थे, वही मुझे फैमिली वाला चलते रहता है, फैमिली में चलता। और सही बताओ, मैं मेरे पापा से बहुत नाराज रहता था यही बात लेकर कि मुझे बचपन में मामा के घर भेज दिया गया, मुझे कभी अच्छे कपड़े नहीं दिए, मुझे कभी नोटबुक्स नहीं मिले। वो मुझे नाराज़गी रही, मगर जब मैं बड़ा हुआ तो मुझे वो नाराज़गी भी मेरी ख़त्म हुई। क्या पढ़ाई लिखाई हुई में? मैंने ग्रेजुएशन बीकॉम भी किया, और मैंने डबल ग्रेजुएशन भी मैंने किया पॉलिटिकल साइंस से। तो इस पढ़ाई में भी मैं 7वीं में था तब से नौकरी करता हूँ, और वो नौकरी मैंने इसलिए की, जब मैं मामा के घर से आया तो एक दिन की घटना ने मुझे पूरा बदल दिया, जो मेरे पापा के प्रति मुझे नाराज़गी रहा करते थे। मैं वैकेशन में आया था, मुझे आज भी पता है। तो हमारा जो घर है वो झोपड़ी वाला था, तो उस पर मैं, हमारे यहाँ क्या करते हैं, प्लास्टिक डाल देते हैं बारिश आती है। हाँ, वो बारिश में तालपत्री डाल देते हैं ताकि पानी। तो एक साल क्या हुआ, जब मैं आया था तब वो अगले साल उन्होंने बीते साल में डाले होंगे प्लास्टिक, तो प्लास्टिक तो फट जाता है। तो इस दूसरे साल जो था, जब साल में आया था, उस साल बारिश जल्दी गिर गई। तो रात को सोए हुए थे, 2 बजे के आसपास मुझे पता चला कि मैं सोया हुआ, तो मेरे सर में, ये मेरे मुंह पे तो पानी की बूंदें गिरी, पानी टपकते थे बारिश। तो मेरा भाई बीच में सोता था, मेरी बहन, एक ही खटिया था हमारे घर, तो इस साइड मेरी बहन सोती थी, इस साइड मैं सोता था। तो जैसे ही गिरी बूंदें तो मैंने मेरी आँख खोली, और वो सीन जो है वो कभी मैं भूलूंगा नहीं। मैंने देखा कि खटिया के उस पार मेरी माँ खड़ी थी, और इस पार मेरा पापा, और वो प्लास्टिक के टुकड़े को दोनों पकड़े हुए थे। छावनी बना के रखे थे ताकि मेरा बेटा वो दोनों भीग रहे थे, और हमें बचाने की कोशिश कर रहे। मैंने देखा और मैं सो गया, जबकि मैं जगा हुआ था। ठीक है, थोड़ा सा भावुक हो जा रहे हैं आप इसमें। नहीं, ऐसा ये क्या है, कभी भूलना नहीं चाहिए, तो आज मैं नहीं भूल रहा हूँ, वो मेरे दिन मैं भूलूंगा भी नहीं, क्योंकि आदमी को अगर ऊंचा जाना है तो फिर नहीं, वो दिन नहीं भूलने चाहिए, नहीं भूलने चाहिए। कैसे शुरुआत रहा उमेश भाई आपका राजनीति का? तो ये दिन थे जब मैंने सोचा था कि एक दिन ऐसा वक्त लाऊंगा कि गरीबों को और बेबसों को कभी किसी के पास कुछ मांगना ना पड़े। तब मैं सोचता था कि मैं भी कभी भी स्कॉलरशिप के लिए जाना है तो लागवग करो, अच्छी पढ़ाई के लिए कहीं स्कूल में जाना है तो लागवग करो, लागवग करने के लिए सांसद को मिलना है या किसी को मिलना है तो गांव के वो मुखिया को पास जाओ, पहले जाओ मुखिया के पास, उसके पास 10 चक्कर मारो, उनके घर की कली जटिल बातों को सुनो, जैक लगाओ, उसको लेके उनके पास जाओ, उनको लेके वहाँ जाओ। और तब 40 रुपये का स्कॉलरशिप के लिए मैं साइकिल लेके ब्रिज टूटा हुआ था, तो हम पूरा कच्ची गांव घूम के जाते थे, और एक सर्टिफिकेट के लिए 10-10 चक्कर मारा करते थे। और वहाँ मैं देखता था तो पैसे वाले लोग जो है उनके काम तुरंत हो जाते थे। वो सारी चीज़ें मैं महसूस करता था कि एक वक्त आएगा जब मैं खुद एक ऐसा लीडर बनूंगा जहाँ पर किसी गरीब को मैं बोले पहले उसको मदद कर दूंगा, उसको चक्कर ना मारना पड़े। और ये जो मेरी ऑफिस का सेटअप है ना, वो मैंने 96 में पहला ऑफिस बनाया था, सेम था। मेरे स्कूल में भी आप जाओगे तो सेम ऑफिस मिलेगा, क्योंकि मैं सपने में देखता था कि ऐसी मेरी ऑफिस होगी जहाँ मैं मदद करूँगा।
तो वो छोटी छोटी बातों ने मुझे यह एक लीडर बनने के लिए प्रेरित किया। फिर मैं जब 10वीं में आया, 10वीं पास किया, तो मैं गांव आ चुका था। गांव में आंदोलन चल रहे थे, तब ये रूम वाला बहुत चल रहा था। कहाँ पे पढ़ाई चल रही थी आपकी? मैं भीमपुर स्कूल में पढ़ता था। भीमपुर में। तो जब मैं भीमपुर स्कूल से आया एसएससी में वैकेशन में, तब तो मैं आ ही गया था। 12वीं 7वीं 8वीं में मैं आ गया, तो फिर नौकरी लग गया। क्योंकि मेरी स्थिति मैंने देख ली थी कि बहुत ख़राब स्थिति, और यहाँ पर पापा की हालत ये नहीं है कि हमें पढ़ा है। तो फिर मैंने सोचा कि अपना खर्चा खुद उठाएंगे। तो फिर मैं 7वीं में कोस्ट गार्ड के सामने, आज भी है कोस्ट गार्ड स्कूल के बाद एग्जैक्ट सामने एक वेल्डिंग का वर्कशॉप है, आप आज भी देखोगे तो वो है। वहाँ पे मैं दोपहर के बाद नौकरी किया करता था ताकि मैं अपना खर्चा निकाल लूँ। तो वहाँ लग गया। फिर एसएससी तक तो मैं, तो उसके चलते यंगों में मुझे बहुत सारा प्रोत्साहन मिला। पढ़े लिखे लोगों ने मुझे बहुत आगे किया। पहला चुनाव कब लड़ा था आपने? मैंने पहला चुनाव लास्ट 2014 में, 2019 में लड़ा। 19 में लड़ा। तब तक मैं कोई चुनाव नहीं लड़ा था। मतलब ये अपने जो गांव का चुनाव होता है, इस तरह का कोई चुनाव आपने? नहीं। मैं पहला एक्सपीरियंस आपका ये? एक्चुअली में बताओ, वो 15 साल में मैंने जब बताया ना, तभी मैंने मेरी टीम बना के मैंने लड़ाया। तो पूरी मैं मेरी मरोड़ पंचायत में सारी सीटें लेके आया था। कड़िया और मरोड़ 2 अलग अलग पंचायतें हुई। तो उसके बाद भी मैं दोनों पंचायत जीता। और मोटी दमन तो मेरा पहले से ही बेस रहा। जैसे मैं 12वीं में आया, फेल हुआ 12वीं में तो पहले में, तो उसके बाद मैंने मोटे दमन वगैरह में यूथ एक्शन फोर्स और स्वामी विवेकानंद मंडल बनाए। और ये स्वामी विवेकानंद मंडल पहले बना, क्योंकि मैंने एक चीज़ देखी थी कि संस्था के थ्रू आगे बढ़ने से आपको किसी पद की जरूरत नहीं थी। संस्था के अध्यक्ष के नाते आपको कलेक्टर हो या यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेटर हो, वो मुलाकात दे देता था। या सरकारी कार्यक्रमों में आपको इनविटेशन आने लगते थे, या तो फिर स्कूलों कॉलेजों में भी आपको बुलाया जाता था। तो मैंने देखा कि ये संस्था के माध्यम से आप बहुत कुछ कर सकते हो। तो नेहरूआ केंद्र से जुड़कर हमने संस्था रजिस्ट्रेशन की। पर स्वामी विवेकानंद जो संस्था थी वो केवल सोशल काम करती थी। जैसे स्कूल बनाए हमने, लोगों की पढ़ाई के लिए मदद करना, जो मुझे दिक्कत आई थी वही काम वो फिलअप कर रही थी। फिर हम जब 12वीं में फेल हुए, उसके बाद इससे जो मूवमेंट शुरू हुआ, तो हमने देखा कि यार यहाँ तो बेरोजगारी का आलम ये था कि युवाओं को रोजगार देना बहुत ज़रूरी था। और यहाँ पर जो पॉलिटिशियन, पावरफुल पॉलिटिशियंस है, वो अपने ही लोगों को नौकरी दिला रहे थे, ओपन इंटरव्यू हो रहे थे, यानी स्थानीय लोगों को रोजगार ही नहीं मिल पा रहा था जो यहाँ रहते हैं। तो हमने वो मूवमेंट चालू की। तो फिर ये स्वामी विवेकानंद मंडल से हम लोगों ने सोचा कि हर गांव के अलग अलग मंडल बनाते हैं। तब हमने 54 जितने युवा क्लब बनाए, 25 जितने महिला क्लब बनाए, 100 जितने सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाए, और उन सारे अध्यक्ष को, सारे सचिवों को इकट्ठा करके फिर हमने यूथ एक्शन फोर्स बनाया। और यूथ एक्शन फोर्स का काम था इस सिस्टम के सामने लड़ना, करप्शन के सामने लड़ना, और ये मनमानियों के खिलाफ लड़ना। तो ये यूथ एक्शन फोर्स रजिस्टर हुआ। तभी 2003 में आपको पता हो तो एक ब्रिज कोलैप्स हुआ, ब्रिज हादसा हुआ, जिसमें 29 बच्चे की डेथ हुई। वो डेथ में लापरवाही सरासर प्रशासन की थी, प्रशासनिक अधिकारियों की घोर लापरवाही रही। तो हमने उसमें आंदोलन किया, मुझ पर FIR हुई। क्या था डेट का कहानी, कैसा था? यहाँ पर ब्रिज कोलैप्स हुआ था, यहाँ जो मोटी दमन और नानी दमन के बीच का, बीच में ब्रिज, तो वो पूरी बस अंदर चली गई, विद्यार्थियों के बच्चों की। एक शिक्षक के साथ 30 लोग भरे थे। तो वहाँ पर मैंने लीडरशिप ली, वहाँ से लीडरशिप ली। और या फिर यूथ एक्शन फोर्स जो है वो वहाँ लोगों के लड़ाई लड़ने के लिए आ गया, और उस लोगों ने हमें बहुत साथ दिया। तो समाजसेवी संस्था से मुझे यहाँ पर लीडर के रूप में स्थापित किया। और फिर हमने जो मूवमेंट की रोजगारों की, उसमें पूरे दमन से और दीव से मुझे समर्थन मिला। और वही बीच में फिर आया इलेक्ट्रिक विद्युत विभाग। विद्युत विभाग को प्राइवेट करने की सोच 2004 से चालू हुई। तो ये यूथ एक्शन फोर्स ने फिर से लीडरशिप ली। जो मैं दमन में तक सीमित था वो दीव तक पहुंचा, और दीव में भी मेरी लीडरशिप में लोगों ने काम किया, साथ दिया। और दमन दीव के सारे लीडर्स, वो भाजपा के हो, कांग्रेस के हो, या विविध संस्था के और विविध समाज के आगेवान, उन्होंने मेरी लीडरशिप में सबने मेरे साथ आंदोलन में भाग लिया। फिर वो चला आंदोलन, बहुत सारे आंदोलन हमने किए, वो सक्सेस आंदोलन रहे। इलेक्ट्रिक हो, या फिर ये डोमिसाइल लाना हो, या फिर 17 जाति को OBC दिलाना हो। तो ये
बहुत सारे काम, फिर वो टीचरों की भर्ती हो या पुलिस कर्मियों की भर्ती हो और एलडीसीओ की भर्ती हो, वो सब आंदोलन के चलते पॉजिटिव रिप्लाई आए, उसके रिस्पॉन्स, ठीक वो है। लीडरशिप बने हमारे। ये रहा आपका राजनीतिक शुरुआत था, लेकिन जब आप खासा चर्चा में आए 2019 के चुनाव में, हालांकि वो चुनाव आप जीत नहीं सके किसी कारण से, लेकिन जब आप 2024 में चुनाव लड़ते हैं, काफ़ी कंपटीशन रहता है और उस बीच में उमेश नाम से कई सारे कैंडिडेट खड़े कर दिए गए। क्या माहौल बना था दमन के अंदर, और आप उसमें कैसे अपने लोगों को कन्विंस कर पा रहे थे कि नहीं वास्तव में उमेश पटेल जो आपके सामने उमेश बाबू भाई पटेल है, यही वास्तविक उमेश पटेल है? एक्चुअल मैं आपको बताऊँ, ये मैं समझ चुका था। हाँ। क्योंकि लास्ट चुनाव जब 2019 में हम हारे, तो वो मुझे पता था कि ये चुनाव बहुत डिफ़िकल्ट है और जितना बहुत मुश्किल है, वो लास्ट टाइम मुझे पता था। पर मुझे एक बात करनी थी साबित कि यहाँ पर बिना पैसे के भी चुनाव लड़ा जा सकता है, लोग आपके साथ जुड़ते हैं अगर आपके मुद्दे सही हो। और लास्ट चुनाव में मुझे 20,000 जितना वोट मिला था। उस वोट की संख्या ने मुझे विश्वास दिला दिया था कि आप कुछ भी भरोसा तो था 2019 हिसाब से लड़ोगे और रणनीति के साथ लड़ोगे तो आप चुनाव जीत भी सकते हो। लेकिन ये कंफ्यूजन तो जनता में काफ़ी हो गया। नहीं, वही बता रहा हूँ। तो वो वहाँ से मुझे बिल तो मिला था, मगर इस बार तो मुझे पूरा विश्वास था, क्योंकि मैं 6 महीने पहले ही मैंने तैयारी शुरू कर दी थी। और जब से प्रशासक प्रफुल्ल पटेल आए थे, तब से एक चीज़ हो गई थी क्लियर कि सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों ही नदारद रहे थे पूरे दमन दीव से। सत्ता पक्ष यानी भाजपा का जो लालू भाई था, तो लालू भाई कभी बोल ही नहीं पाए थे प्रशासक जी के। प्रशासक ने हमारे दमन दीव के लोगों के हक और अधिकार छीन लिए थे, पंचायत के पावर्स छीन लिए थे, जिला पंचायत, नगर पालिका, सबके पावर्स छीन लिए थे। दमन दीव में लोगों के घर, मकान, दुकान तोड़े जा रहे थे, काम धंधे सर्वनाश हो रहे थे, हर प्रकार की समस्या होती थी। और उनके पास जाते थे तो जो भाजपा के लीडर से या लालू भाई एक ही जवाब निकालते थे कि हमारा कुछ नहीं चलता, प्रशासन हमारी नहीं सुनता। ये तो हास्यप्रद है फिर तो। हाँ, और उस वक्त कांग्रेस की जवाबदेही थी कि वो खुलकर पब्लिक समर्थन में आए, उनके मुद्दों को वो रास्ते पे से लेकर जहाँ भी ले जाना है वहाँ तक ले जाए और लोगों के हक और अधिकार के लिए लड़े। मगर उस बीच क्यों पर कांग्रेस पूरे 5 साल तक नदारद रही, दमन दीव में कहीं दिखी ही नहीं। और वैसे माहौल में मैंने 2019 से लेकर 2024 तक पूरा प्रयास किया कि लोगों की आवाज़ बनूं, लोगों के मुद्दों को उठाऊं और जिसके लिए जितना भी परिश्रम लगे या जो भी तकलीफ आए, समस्या है, उसका सामना करना है और डट के सामना करना है। उस बीच में मुझे बहुत बार जेल जाना पड़ा, बहुत सारी FIRs हुई। काफ़ी बार तो ऐसा था कि FIR भी नहीं होती थी और मोदी जी आ जाए, अमित भाई आ जाए या VVIP आ जाए तो मुझे जेल में रख ले। मतलब प्रशासक का कोई कार्यक्रम हो तो वो कार्यक्रमों में मुझे 100 मीटर की दूरी पर मुझे जाना प्रतिबंधित हो जाता था और मुझे रोक दिया जाता था। कभी तो एक बार तो क्या हुआ कि उन्होंने मुझे 2 कार्ड इन्विटेशन भेजे और उनको पता नहीं था कि स्कूल का भी मैं चेयरमैन हूँ। इन्विटेशन जाता भी नहीं है। और अभी तो बाद में बंद कर दिए। तो मैं इन्विटेशन आया तो मैं चला गया, तो उन्होंने मुझे रोक लिया कि भाई कहाँ जा रहा। मैंने 2 इन्विटेशन दिखाए तो उनको पता चला कि वो तो स्कूल का इन्विटेशन है। दिसंबर वाले इन्विटेशन का क्या था? हाँ, फिर तो ये तभी चुनाव से पहले ही मुझे ये रोक दिया जा रहा था और मैंने सारे मुद्दे उठाए और तो उस मुद्दों की वजह से मुझे पूरा विश्वास था कि इस बार हम जीतेंगे। ठीक है उमेश भाई, आपने इन्विटेशन के बाद के मुझे याद आ गया, रिकॉल हो गया, दिसंबर 19 तारीख को आपने कुछ दमन में 15 अगस्त में क्या हुआ? 19 दिसंबर पहले 19 दिसंबर में हुआ था। 19 दिसंबर में मुझे दमन दीव का दिन था, कलेक्टर ने कार्यक्रम किया दमन डे के दिन। हाँ, और मुझे बुलाया नहीं ना, पर वो मुद्दा मुझे मतलब मैं तो 19 दिसंबर को मैं खुद का ही कार्यक्रम कर रहा था। हाँ। तो जब मैं ऑफिस पे आया तब मैंने मांगा कि मैं बोला इन्विटेशन आया था क्या इस बार? तो बोले नहीं आया था। तो मैं बोला अच्छा, तो ठीक है। पर मैंने भी संज्ञान लिया नहीं था क्योंकि मैं ही खुद के कार्यक्रम में लगा हुआ था और इन लोगों ने तो सरकारी कार्यक्रम 19 दिसंबर को इतने सारे कुछ किए नहीं थे। तो मैंने ऑलरेडी उसमें विरोध लेटर लिखा था कि भाई ये क्यों कार्यक्रम बंद हो गए हैं।
अब 15 अगस्त आया और मुझे मेरे स्मरण में था कि लास्ट टाइम इन्होंने मुझे 26 जनवरी, हाँ 15 अगस्त 15 अगस्त था, 15 अगस्त को, अगस्त का था, ठीक है। 15 अगस्त का ही मुझे मिला था। अच्छा, तो मैंने 15 अगस्त 26 जनवरी 26 जनवरी 15 अगस्त नहीं, 26 जनवरी, क्योंकि दिसंबर के बाद जनवरी में मुझे आज कंफर्म है 26 जनवरी के दिन। कंफर्म तो मैं भी था। हाँ, नहीं, मैं मुझे ऐसा लगा, पर 26 जनवरी थी, कंफर्म है 26 जनवरी। और उस 26 जनवरी को मैंने पूछा कि भाई आपको कोई इन्विटेशन घर पे आया है? तो घर वालों ने बोला नहीं है। मैंने ऑफिस में तपास की गया, हमें इन्विटेशन आया है। मैंने पीएस को फ़ोन किया कि भाई हमारे मेल पे तो नहीं आया है। तो बोले नहीं आया है। तो मैंने देखा कि ये बार बार कर रहे हैं और उनको ऐसा लग रहा है कि इसको इन्विटेशन नहीं देने से ये नहीं आएगा। फिर भी आप पहुँचते तो मुझे मालूम था कि अब मुझे इनको कैसे मेरी मौजूदगी जो है वो बतानी है। तो मैंने पहले डिप्टी कलेक्टर को फ़ोन किया, प्रोटोकॉल जो संभालते हैं, क्योंकि एक सांसद का प्रोटोकॉल होता है कि आप कोई भी कार्यक्रम में जाओ तो उसको खड़ा करना है। तो मैंने कलेक्टर को भी बोला कि तुम लोग दोनों खड़े रहो वहाँ। हाँ। पर उस दिन एडमिनिस्ट्रेटर नहीं था, तो कलेक्टर उस दिन का चीफ गेस्ट था। तो कलेक्टर ने कार्यक्रम में नहीं था, तो डिप्टी कलेक्टर वगैरह खड़े रहे मेरे लिए। वो आए, मुझे ले गए, रिसीव किया। मैंने फिर पूछा कि भाई हमें इन्विटेशन क्यों नहीं दिया? ठीक है। तो डिप्टी कलेक्टर बोला कि नहीं, इन्विटेशन आपको गया है। मैं बोला इन्विटेशन गया तो बताइए। काफ़ी बहस हुई थी। हाँ, इन्विटेशन अगर गया है तो किस माध्यम से भेजा था? मेल किया था, सोशल मीडिया से भेजा था, ऑफिस से रिसीव कराया था, क्या किया था मुझे बताइए। तो डिप्टी कलेक्टर ने सबको फ़ोन किया। शायद उसको पता था, नहीं पता, मुझे नहीं मालूम, मगर मेरे सामने उन्होंने फ़ोन किया। तो बाद में पता चला कि बीच की कड़ी क्या है, आप अच्छे से समझ रहे हैं, पब्लिक को समझाइए। हाँ। थोड़ा सा बीच की कड़ी क्या रह गई थी जो इनविटेशन नहीं आ पाया था आपके पास? तो वो तो उन लोगों ने जानबूझ के नहीं भेजा था। तो फिर मैंने उनको बोला कि, तो बोला कि तो सार्वजनिक कार्यक्रम था। मैं बोला सार्वजनिक कार्यक्रम हो या कुछ भी हो, संसदीय गरिमा है, संसद को आपको बुलाना ही बुलाना है एज पर प्रोटोकॉल। और आपको मेरा ख्याल रखना है, आपको मुझे फोन करना है कि सर कितने बजे आ रहे हो, क्या आ रहे हो, नहीं आ रहे हो, और आ रहे हो तो कितने बजे आ रहे हो, और मुझे मेरे प्रोटोकॉल में कोई ढिलाई नहीं चाहिए। तो बोले सर आप बैठ, मैं ऐसे कैसे बैठ जाएंगे भाई साहब, बराबर है, ये ऐसा चलेगा नहीं, बराबर है। तो बोले कलेक्टर सर आएंगे तो आप पूछ लेना। बोले तब तक आप बैठिए। और मजे की बात बताओ, तब तक तो जिला पंचायत अध्यक्ष को भी नीचे बिठाया हुआ था। अच्छा। नगर पालिका के अध्यक्ष को भी नीचे बिठाया हुआ था। मैंने बोला कि इनको भी तो लाओ, अधिकारी बैठ गए। मैं बोला क्यों नहीं बैठे हुए हैं? तब जाके उनको बिठाया ऊपर। फिर कलेक्टर आया तो मैंने कलेक्टर को बोला, फिर तो उसने डायरेक्ट नीचे आया तो उन्होंने फ्लैग होस्टिंग किया। तो हमने, हमारी भी वो जनभावना को तो ऐसा था नहीं कि मैं राष्ट्र विरोधी हूँ। ठीक है उमेश भाई, हम लोग इंटरव्यू थोड़ा छोटे में करने की कोशिश करेंगे। पहली बार आप सांसद बनते हैं, क्या माहौल था घर पे? या आप तो जब 11,000 11,500, काफ़ी अंतर था 11,500 नहीं, 7,225 7,200 है। हाँ। इस पर नेट हमने देखा था 11,000 के ऊपर कुछ छोड़ दिया। ठीक है, कुछ हो सकता है, आंकड़े में फ़र्क हो सकते हैं। क्या माहौल था सांसद बनने के बाद? देखिए, हर किसी को खुशी थी और मुझे भी खुशी थी, मेरे परिवार के लोग भी बहुत खुश थे, क्योंकि लास्ट चुनाव हम हारे थे। तो इस बार जो माहौल था वो अलग था, गजब था, और संघर्ष भी बहुत ज़्यादा हुआ था। तो लोगों में बहुत खुशी थी। मेरे घर के लोग बहुत एक्साइट थे कि उनको समझ में नहीं आ रहा था कि सही में हम जीत गए क्या। अच्छा। उनको तो सपना जैसा लग रहा था कि ऐसा भी हो सकता है कि हम बिना पैसे के चुनाव जीत गए। तो मुझे तो अंदेशा था कि मैं इस सीट जीत रहा हूँ। और मैंने कलेक्टर को 1 महीने पहले बोला था, जब हमारे वहाँ पर मशीन रखी जा रही थी, मैंने कलेक्टर को बोला मैं 7 से 10,000 वोट से जीतूँगा। पार्लियामेंट में आप पहुँचते हैं पहली बार शपथ लेने के लिए, क्या फीलिंग आ रहे थे उस समय? और शपथ लेने के बाद कोई पॉलिटिकल खिंचाव आपको ऐसा था कि नहीं ठीक है आप मेरे पाले में आ जाए? क्योंकि आपका एक चीज़ काफ़ी वायरल हुआ था, हमने देखा था कि आप बीजेपी को समर्थन दे रहे हैं। हालांकि ये क्लियर नहीं हो पाया है आज तक भी, पब्लिक डोमेन में नहीं जा पाया है। क्या था, आपने दिया था समर्थन? देखिए, मैं वापस बता रहा हूँ,
मुझे बुलाया गया था, दोनों तरफ से बुलाया था। मुझे कांग्रेस से भी बुलाया गया था, मुझे भाजपा से भी बुलाया गया। मैं जब कांग्रेस में गया था तो उनको भी मैंने कहा था कि देखिए हम जो है आपकी कोई सरकार बन नहीं रही है और हम विपक्ष में बैठ के करेंगे। मैंने उनको बोला कि एक काम कीजिए, आप अपना कांग्रेस के संगठन को मजबूत कीजिए। दमन दीव और दादरा नगर हवेली में कांग्रेस का संगठन है वो पूरी तरह से समाप्त हो चुका है। आपके पास आने से हमें कोई फ़ायदा नहीं है। पर मैं कर्टिसी थी तो उनको ऐसा ना लगे कि सांसद बना है तो इसको घमंड आ गया है। तो मैंने मुलाकात की। फिर मैं अमित भाई से भी मिला जब मुझे बुलाया कांग्रेस से किसी राहुल गांधी से नहीं प्रियंका जी वगैरह से मुलाकात हुई थी। एक्चुअली में राहुल जी ने भी बुलाया था, दोनों ने, पर उस दिन राहुल जी का कोई कार्यक्रम था तो मुझे मैं लेट हो गया था। अच्छा। तो प्रियंका जी के साथ मेरी लंबी बात चली थी तो मैंने वो बात उनसे कही थी। फिर मुझे जब अमित भाई ने बुलाया था अमित भाई से मिला मैं, और अमित भाई से मैंने यही कहा कि सर मैं तो आपको सही में बताऊँ, मैं 92 से लेकर 2006 तक ये जनसंघ के काम मैं ही करा करता था। भाजपा को खड़ा किया हम लोगों ने, खड़ा किया हमने, खड़ा किया। ये यहाँ जो भाजपा है वो हमारी बदौलत है। पहला झंडा मेरे घर लगता था, तब ये पटेल टंडन का बहुत चलता था। तो ये, और सही में बताओ जब ये बिबलोस था, देवजी भाई हमारे भाजपा से पहली बार भाजपा की चुनाव लड़े, हमारे पारिवारिक संबंध थे, मेरे पापा मम्मी और उनका परिवार संबंध है। तो देवजी भाई की 12,000 रिसिप्ट थी, वो सारी रिसिप्ट मैं और मेरे दोस्तों ने लिखी थी। क्या प्रक्रिया है अमित भाई के मिलने के बाद? फिर अमित भाई से जब मिला तो मैंने यही बात बताई कि हम तो सर पहले से रहे, 2006 तक थे, मगर फिर जो है वो हमारी जो भारतीय जनता पार्टी के लोग थे उनको दरकिनार करके जो भाजपा के विरोधी थे वो आज भाजपा बन गए हैं, भाजपा बन गए हैं। तो उनकी विचारधारा से हमारी विचारधारा कभी मिली नहीं, पर हम आज भी भाजपा के विरोधी नहीं। भाई एक चीज़ तो मैं ये समझना चाहूँगा और खास करके जनता को भी समझाना चाहूँगा आपके माध्यम से, विचारधारा रहता है या सिर्फ पॉलिटिक्स रहती है? कहने का मतलब ये है कि एक विचारधारा को लेकर जो बीजेपी चलती है या कांग्रेस चलती है वो सिर्फ विचारधारा पार्टी में जाने तक ही सीमित रहती है या वास्तव में विचारधारा पे काम करते हैं? जैसे हिंदुत्व हो गया किसी का, या कई सारी चीज़ें होती हैं, पॉलिटिक्स होते हैं, जातिगत लेके हो जाता है, मतलब विचारधारा पे काम। नहीं वही बोल रहा हूँ। हाँ। देखिए मैं वहाँ तक रहा, फिर कांग्रेस में विशाल था तो मैंने 7 साल तक दया भाई और विशाल के साथ कांग्रेस के भी बहुत काम किए। मैं ये सवाल कभी मैं मेंबर नहीं बना। हाँ, मैं सवाल इसलिए कर रहा हूँ कि कई सारे पॉलिटिशियन ऐसे रहते हैं विचारधारा का नाम लेकर सिर्फ किसी पार्टी में शामिल होने तक ही रहते हैं। तो ऐसा ही है ना, अभी हमारे दमन दीव में किसकी विचारधारा, किसकी विचारधारा आप बता, कौन नेता है जिनकी विचारधारा पे अड़क है? मैं आपको 2-3 लोगों का नाम बता सकता हूँ जो वो विचारधारा पे रहे। एक वासुभाई पटेल, विचारधारा तो वो होनी चाहिए ना कि अगर बाबूभाई पटेल नहीं मान रही है तो आप पार्टी मत छोड़ो, उनके साथ रहो। आज जो भारतीय जनता पार्टी में है दमन दीव में, मैं दमन दीव की बात करता हूँ, कौन है पार्टी का वो निष्ठावान? ये सारे लोगों में आप रिकॉर्ड निकालो तो 99% तो कांग्रेस ही थे। जो नरेंद्र भाई मोदी जी के पुतले जलाने वाले लोग आज पदाधिकारी है। वाजपेयी जी की कॉमेडी करने वाले, वाजपेयी जी की कॉमेडी क्या करते थे, वो पदाधिकारी है। जे भाजपा को खड़े किए हम लोगों ने, उनको मारने वाले, पीटने वाले वो लोग आज कांग्रेसी लोग आकर भाजपा के पदाधिकारी बने। तो आज जो है आप देखो दमन दीव और दादरा नगर हवेली में जो सत्ता पर है उसके साथ सब है, कोई विचारधारा से नहीं है। आज ही ये सत्ता गिरी तो आप देख लेना कि ये सारे दौड़ के सामने पड़ेंगे। और आप दादरा नगर हवेली की बात कर लीजिए, चलिए मोहन भाई जिंदा था, वही लोग थे दादरा नगर हवेली में जो जिला पंचायत काउंसिल में, वो मोहन भाई के आगे पीछे दौड़ रहे थे। मोहन भाई के जाते ही कहाँ चले गए? उमेश भाई, बाबू भाई पटेल का विचारधारा क्या है? अभी उमेश पटेल की विचारधारा राष्ट्रवादी थी, राष्ट्रवादी है और रहेगी। मेरे ऑफिस में मेरे पीछे सिर्फ 2 फोटो है, वो आज नहीं, उमेश पटेल 92 से लगाता है। आज मेरे घर पे जाइए यही 2 फोटो मिलेगी। मेरे ऑफिस में आइए, आपको क्या पता, मैं राष्ट्रपति जी के साथ मेरे फोटो है, अमित भाई के साथ फोटो है, बहुत सारे लीडरों के साथ फोटो है, मगर मेरे उस पर आपको नहीं दिख रही है। प्रधानमंत्री जी से मुलाकात? प्रधानमंत्री जी से मैं अनलकी हूँ कि 2 बार जाते जाते मेरी मीटिंग मेरी ही वजह से वो हुई।
बराबर है। अभी तक मुलाकात नहीं हो पाई है? नहीं, अमित भाई से मैं बार बार मिला हुआ हूँ। मैं प्रधानमंत्री जी से एक बार टच एंड गोई, कटी सी मीटिंग के सिवा मेरा कुछ नहीं। सदन के टाइम पे तो मुलाकात होती रहती है सब मिलते। और वहाँ पर आपको कोई ऐसा नहीं लगता कि अच्छा, क्यूरियोसिटी मैं पूछ रहा हूँ, आम जनता भी जानना चाहे कि खास करके जब सदन में आप लोग जाते हैं क्या माहौल रहता है? मतलब कई सारे पक्ष के रहते हैं, अलग अलग पार्टी के सांसद आते हैं, एक दूसरे से नजर मिलाते हैं वहाँ पे, या चलिए ठीक है ये कांग्रेस का आया ना तो इससे नजर नहीं मिलाना, मैं साइड से निकल जाऊँ, क्या रहता है वहाँ पे? पार्लियामेंट में आप ऐसा लगेगा नहीं आपको। अच्छा, कि ये भाजपा ही है या कांग्रेस ही? नहीं, बिल्कुल नहीं लगेगा। हाँ। और आपको वहाँ पर तो एटमॉस्फेयर एकदम दोस्ताना लगेगा। जो ये विचारधाराओं की लड़ाई। अच्छा, ये जो जब सोशल मीडिया कई सारे चैनलों पे जब आते हैं, जब वहाँ पे प्रश्न काल चल रहा होता है या फिर जब जवाब देते रहते हैं, उस टाइम पे जो गर्मा गर्मी चलता है, वो माहौल शुरुआती दौर में नहीं रहती होगी? नहीं, आपको जो माहौल दिखता है ना, उसे पार्लियामेंट के सवाल तक ही है, बस वहीं पे खत्म हो जाता है। वहीं पे खत्म। आप राहुल जी और सब जब मिलते हैं तो आपको ऐसा लगेगा अरे यार ये क्या है। इसलिए मैं बोलता हूँ मेरे क्षेत्र के लोगों को कि आप लोग आइए, हाँ। ज्यादा से ज्यादा लोग दिल्ली आइए, मैं आप लोगों को गैलरी में बिठाऊंगा। और उस प्रश्नकाल के बाद आप देखोगे ना बाहर, तो सब गैलरी में सब साथ में बैठे हुए होते हैं, सब चाय नाश्ता कर रहे हो या तो लंच कर रहे हो। अच्छा, लंच टाइम का क्या रहता है वहाँ पे सिस्टम? क्यूरियोसिटी है, जनता जानना चाहती है अपने सांसदों के बारे में जिनको उन्होंने चुन के भेजा है, क्या माहौल रहता है जब आप लोग वहाँ पे बैठते हैं? सांसद तो वहाँ पर कैंटीन है, कैंटीन में सब सारे सांसद एक ही साथ मतलब देखिए काफी लोग तो अपने अपने घर खाना खाने चले जाते हैं। हाँ। पार्लियामेंट जो है वो 5 से 10 मिनट की दूरी पर है सबके हाउस, तो वहाँ पर ही रहते हैं। और वो आप चाय नाश्ता तो आपको सब एक साथ ही करते दिखेंगे। और एक ही टेबल पे गृह मंत्री भी आते हैं वहाँ, आते हैं, प्रधानमंत्री नहीं। हाँ, प्रधानमंत्री जी कम आते हैं, मगर गृह मंत्री जी तो काफी बार वही पार्लियामेंट में ही खाना खाते हैं। मुख्य उद्देश्य वो कोई मुद्दा हो तो वो वहीं पर खाना खा लेते हैं। चर्चा होती है मुद्दे पे वहाँ पे? वो चर्चा ही तो होती है पार्लियामेंट में, सबसे ज्यादा बातें तो सदन में होती है जब। हाँ, तो बाहर भी आप देखोगे तो बाहर आपको वही सारी चर्चा करते हुए पार्लियामेंट में सदस्य दिखेंगे, एक दूसरे को मदद करते हुए भी दिखेंगे, एक दूसरे को राय देते हुए भी मिलेंगे। और वहाँ पर एक बहुत अच्छी बात है, जो नया है ना वो किसी भी पार्टी का हो, मगर उस दूसरी पार्टी का जो आदमी सीनियर होगा ना वो उसको एकदम गाइड करेगा। अच्छा, मतलब उसकी गलती भी हो जाएगी ना, सपोज के कांग्रेस वाले ने गलती कर दी तो भाजपा उसकी टांग नहीं खींचे। हाँ। या भाजपा ने कोई गलती कर दी नया सब, तो सीनियर उसकी टांग नहीं खींचाई करेगा, फिर उसको समझाएगा। अच्छा। कि नहीं, इसको इस प्रकार से उसको आगे बढ़ाना है। फिर आप किसी भी को मिलने जाओ तो अगर सीनियर बैठा हुआ है ना तो वो आगे नहीं जाएगा, जूनियर को बोलेगा जाओ मिल लो। अच्छा, तो पार्लियामेंट का जो एटमॉस्फेयर है वो आपको अंदर अलग और बाहर अलग दिखेगा। ये जो लड़ाई है वो सिर्फ विचारधारा की लड़ाई है। विचारधारा, हाँ, वो कांग्रेस भाजपा या समाजवादी या फिर ये तृणमूल, ये सब जो है वो अंदर जो है वो अंदर गहमा गहमी सिर्फ मुद्दों के लेकर है। अच्छा, बाहर सब एक ही जैसा ठीक है। उमेश भाई, जब हम आपसे मिलने आ रहे थे तो कई सारे क्वेश्चन हमने समाज में भी डाल दिया था कि हम जा रहे हैं उमेश भाई से, तो 1-2 सवाल आए थे बाहर से। चुनाव से पहले क्या दिक्कतें आई थी आपको? एक भाई का सवाल था, उन्होंने बोला था कि जरा पूछिएगा उनसे, चुनाव से पहले कुछ समस्या आई थी आपको फिजिकली? जो भी है। नहीं, मुझे फिजिकली प्रॉब्लम हुआ था। एक्चुअल में क्या था, ये रास्ते जो खोदे पड़े हुए हैं ना उसकी वजह से ही मुझे प्रॉब्लम आई। वो मैं एक्टिवा लेके पहले चला करता था। अच्छा। तो रात को जब मैं सुबह जब आया तो वो रास्ता खुदा हुआ नहीं था, और मैं घूम के दूसरे दिन मैं घर चला गया। तो दूसरे दिन जब आया तो मैं वो सत्य सागर का जो रोड है वो रात को मतलब दूसरे दिन खोद दिया था, मुझे पता ही नहीं। अब मैं बाइक लेके आ रहा था और मेरा फोन आया तो मैं फोन उठाऊं और देखो तब तक बाइक गिर गई और मुझे पीछे में पेन आ गया। पेन आया तो फिर मैंने एक गलती कर ली कि मैंने एक टैबलेट सी मांग लेकर पेन किलर लेकर काम चला लिया। तो दूसरे दिन मुझे दुखी तो रहा था, तो यहाँ पर कोर्ट में केस था और लालू भाई के अगेंस्ट ही था। तो कोर्ट से वकील हमारे साहब का फ़ोन आ रहा था 4-5, और मेरा फ़ोन साइलेंट पे था। तो मैंने देखा तो फोन बोले यार इनके लालू भाई आ गया है और तू वो गायब है, तो जज गर्म हो रहा है, तू तुरंत आ। मैं उनको कह ही रहा था कि मेरी तबीयत अच्छी नहीं, मैं नहीं आ पाऊँगा। तो मैं जल्दी से वो बाइक लेके हम लोग गए। हमारी जो कोर्ट है वो और कुछ रही, इसलिए मैं दौड़ने गया। तो वहीं पर मैं बैठ गया और मुझे यहाँ पर जोर से पेन चालू हो गया। फिर मुझे पुलिस वालों ने उठाया और ऊपर तक बिठा दिया, पर मैं उतर नहीं पाया। फिर मुझे नीचे से ले आए और फिर पुलिस हॉस्पिटल गया तो इंजेक्शन लेके मुझे दे दिया
कि ऐसी इंजरी दिख नहीं रही है। पर दूसरे दिन जब देखा तो एक राइट हैंड और राइट जो फुट है और हाथ है उसमें झंझनाहट जो है होने लगी और कंपन होने लगी, मतलब पैरालिसिस जैसा। मतलब पैरालिसिस होता है तो आप छून हो जाता है। अच्छा। तो या तो कंपन हो रही थी पर उठ नहीं रहे थे, तो वो एक फिजिकल प्रॉब्लम हुआ। बाद में चुनाव में तो बहुत सारी प्रॉब्लम हुई। पॉलिटिकल प्रेशर, पॉलिटिकल तो बहुत प्रेशर तो कभी उमेश पटेल को कोई दे ही नहीं सकता, ये आपको दावे से कह सकता हूँ मैं ना, मतलब बाहरी। हाँ, ये चीज़ है कि उमेश पटेल ना कभी डरा था ना डरेगा। उमेश पटेल प्रेशर में नहीं आता, प्रेशर में तो कभी उमेश पटेल आएगा नहीं। हाँ, मुझे दबाने की कोशिश की गई, मेरे नाम के 3 उमेश पटेल खड़े कर दिए गए, एक भी बैनर नहीं लगाया मेरा एक भी बैनर नहीं लगने दिया। आप जानते हो वो जो उमेश पटेल आपके नाम से खड़े हुए थे, उनको आप जानते हैं? मैं जानता हूँ, सबको जानता हूँ। वो दो तो मेरे गाँव के थे। चुनाव के बाद मिले उनसे? मिले तो उनको क्या, मैं क्या बोल सकता था, बेचारे वो तो इनोसेंट लोग थे जिनको प्रलोभन के चलते उनको खड़ा किया। पर वो सब बेनिफिट मेरे लिए गए और मैं जानता था उस भाजपा में भी कुछ मेरे बहुत परम हितैषी लोग थे, वो मुझे बता रहे थे जिस तरह से मैं भाषण दे रहा था कि मुझे पता ही चल गया था कि मैंने, आप देख लेना, मैंने जो मैं फॉर्म भरने गया था तभी बोला था कि मेरे नाम के 2-3 लोग खड़े होंगे, देख लेना। अच्छा। मैंने जब फॉर्म भरा था उस दिन की स्पीच निकालना, उसमें मैंने ये सारी चीजें जो हुई ना, पूरी रणनीति वो मैंने बोली कि 2-3 लोग उमेश पटेल खड़े होंगे, मुझे सिंबल भी देखना, ये लोग ऐसा करेंगे, लास्ट में बैठ भी जाएगा। तो आप लोग भ्रमित नहीं होना। कोई बोले उमेश ने फॉर्म खींच लिया, उमेश मर गया, तो भी नहीं मानना, वोट उमेश को ही करना और मेरे सिंबल को ही वोट करना। किसको? तो अपना जो सिंबल रहेगा। और आखिरी दिन का जो है वो भी स्पीच निकाल लेना, उसमें भी मैंने कहा था कि आप देख लेना कि एक उमेश पटेल बैठ जाएगा, उसका आएगा कि भाजपा को समर्थन दे दिया, और ये होगा ही होगा। तो सब सचेत रहना और इस बात में मत आना, कोई कुछ भी कहे पर वोट सिर्फ प्रेशर कुकर को करना और किसी भ्रम में मत पड़ना। कुछ भी हो जाए प्रेशर कुकर याद रखना, सीटी बजाना है। प्रेशर कुकर प्रेशर में नहीं आया। हाँ, तो ये जो है तो सीटी बजी और ये हम लोग जीते। तो ये मैं ना पहले प्रेशर में आता था और आज भी बोल रहा हूँ, मैं आज भी प्रेशर में नहीं आता, मैं अपना कर्म करता हूँ, 100% कोशिश करता हूँ। उमेश भाई पटेल को फ्यूचर में कोई आपको मंत्रालय मिलता है, समर्थन जाएगा बीजेपी को? देखिए, मैं आज भी बोलूँ, मैं सेंटर के साथ ही हूँ। मैंने जहाँ जहाँ सेंटर को जरूरत पड़ी मैंने सेंटर का साथ दिया है और सेंटर को मैंने मदद, जहाँ जहाँ मदद करनी थी तो वहाँ पर मैंने मदद भी की है। और सेंटर को से वो नहीं ऊपर मैंने सेंटर में अमित भाई से मैंने वो किया है कि मैंने व्यवहार अच्छा है। हाँ, इसलिए कि मैंने कहा कि जिस दिन प्रफुल्ल भाई जाएगा उस दिन मैं ऑफिशियली लेटर लिखकर आपके पाँव में समर्थन दे दूंगा। हमारी लड़ाई भाजपा से नहीं है ना कांग्रेस से है, हमारी लड़ाई जो है ये प्रशासक प्रफुल्ल पटेल से है और जग जाहिर है। और छाती ठोक के कहता हूँ, मैं प्रशासक प्रफुल्ल पटेल के नीतियों का विरोधी हूँ। प्रशासक प्रफुल्ल पटेल को हटाना चाहता हूँ और उसको जड़ मूड़ से यहाँ से हटाकर ही दम लूंगा, ये मेरी ब्रह्म प्रतिज्ञा है। ठीक है उमेश भाई, काफ़ी टाइम दे दिए। आप अपनी जनता, दमन के जनता को कहिए कुछ, क्या कुछ संदेश रहेगा आपको आने वाले समय में, आप क्या कुछ करने वाले हैं दमन के लिए? और देखिए, मैं दमन दीव की जनता को आपके माध्यम से एक ही बात कहना चाहता हूँ कि आप मुझ पर विश्वास बनाए रखिए और आप लोगों ने जो मुझे मौका दिया है, आपने बहुत सारी आशाएं अपेक्षाएं मुझसे रखी है और एक साल दरमियान आप लोग बहुत कुछ चाहते थे। हो सकता है मेरे प्रयास 100% होने के बावजूद आपकी आशाएं और अपेक्षाएं मैं पूर्ण नहीं कर पाया हूँ, पर मैं परमात्मा की वो साक्षी रख के आपको एक बात कहना चाहता हूँ, मैंने प्रयास पूरे किए हैं और आप सबको विश्वास दिलाता हूँ कि आपकी जो ही आशाएं अपेक्षा है वो संपूर्ण पूरी करने की पूरा भरसक प्रयास है और पूरा करूँगा। और आने वाले समय में आपको मेरे द्वारा एक साल में जो भी कार्य किए गए हैं उसके रिजल्ट एक साल में आपको दिखेंगे और इस साल मेरे प्रयास रहे, अगला साल मेरा रिजल्ट का रहेगा। तो आप लोग मुझ पर विश्वास बनाए रखेगा, प्रेम बनाए रखेगा और आने वाले चुनाव में मेरे हाथ मजबूत कीजिएगा। पंचायत चुनाव, जिला पंचायत और नगर पालिका की सारी सत्ताएँ
अगर हमारे साथ आती है तो आप देखिएगा कि प्रशासक प्रफुल्ल पटेल को रहते हुए भी हम कैसे नाच नचाएंगे। तो आप सब मेरा साथ और सहकार देते रहिए और मेरे पर आपका विशेष आशीर्वाद भी बनाए रखें। धन्यवाद। ठीक है, हारा वही जो लड़ा नहीं। उमेश भाई है, लगातार लड़ रहे हैं, तो हारने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता अगर दमन की जनता और पूरे देश की जनता अपने सांसद को सुन रही थी। हालांकि ये किसी राजनीतिक पार्टी से अभी तक नहीं है, लेकिन इनका जो भी है आप लोग ने इंटरव्यू में देख ही लिया है। आपका अपना क्या प्रक्रिया है उमेश भाई बाबूभाई पटेल के बारे में, आप क्या सोचते हैं और इनके कार्य के बारे में आप क्या सोचते हैं, आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और ऐसे इंटरव्यू के लिए आप जुड़े रहिए सलासर न्यूज़ से। मैं था मनोज चौहान और कमरे के पीछे हमारी टीम काम कर रही थी। सबको बहुत बहुत शुक्रिया। उमेश भाई बहुत बहुत शुक्रिया।